नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके साथ फिर उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के, जहां पे आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। आज मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उससे पहले मैं बता दूं, जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं आपके लिए एक एपिसोड लेके आया हूं जहाँ पे एनसीईआरटी के क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अगर आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं ये सीरीज आपके सामने लेकर आया हूँ। डिमांडेड सीरीज था जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। आप हमें सुझाव दीजिएगा कि मैं उसमें क्या बदलाव करूँ। अगर आपको कोई क्लास चाहिए किसी भी विषय से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके डिमांड कर सकते हैं, और वो डिमांडेड क्लास था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक मैं कवर करूँ। मुगल साम्राज्य के बारे में आज पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। मुगल साम्राज्य एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मुगल साम्राज्य आप इसको देखते चलेंगे, जो भी एग्जाम में पॉइंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। चलिए देखते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे पढ़ना है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आपको याद रखना है बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। यहाँ पे आपको याद रखना, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यानी बाबर जो था, बाबर तुर्की का था और सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी कि बाबर जब भारत में आया तुर्की से, वो सुन्नी मुसलमान था। उसने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और पद पादशाही स्थापना किया। ठीक है, और उसके तहत वो बादशाह कहलाया और बादशाह बना। ठीक है, तो बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से 1530, जहाँ पे आपको पढ़ना है। देखिए स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। हाईलाइटर शायद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, हाईलाइटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ड्रॉप बॉक्स से मैं यहाँ पे इसको कोशिश कर रहा हूँ चेंज कर देने का। आपको याद रखना है बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ त्रुटि के कारण, टेक्निकल सुविधा के कारण, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप जान सके। आप सबसे पहले जान लीजिए, बाबर मुगल वंश का संस्थापक है और बादशाह के नाम से इसको कहा जाने लगा। एक पोस्ट क्रिएट किया, यानी एक पोस्ट बनाया, नाम है, इसको कहते हैं पद पादशाह, और ये सुन्नी मुसलमान था, तुर्क का था। ठीक है, इसके बाद इसका कार्यकाल है 1526 से 1530। यहाँ पे आप देख लीजिए, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1343 ईस्वी को हुआ था। ये बाबर का जन्म है। ठीक है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। यानी बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है टेक्निकल, इस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, बाबर अफगान की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। यानी अफगान में बाबर गद्दी पर बैठा 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक धारण नहीं किया था। यानी बाबर पहला वो व्यक्ति था जो बादशाह की उपाधि धारण किया। इससे पहले कोई यह उपाधि नहीं लिया था। मतलब तैमूर का जितने भी तैमूर शासक थे, उसमें बादशाह का उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति बाबर था, और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ये उनके पुत्र थे, जिसमें हुमायूं के बारे में आपको पढ़ना है, नीचे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में था। यानी 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध, उसके खिलाफ बाबर ने आक्रमण किया था। यूसुफ जाय जाति 1519 ईस्वी में। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया।
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। यानी बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए जो बुलावा भेजा था, भारत के ही दो शासक थे, एक आपके पंजाब के दौलत खां लोधी थे और मेवाड़ के राणा सांगा थे। उन्होंने आमंत्रित किया बाबर को कि भारत पर आक्रमण कीजिए, तभी बाबर भारत आया। और बाबर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, यहाँ पे देख लीजिए मैं हाईलाइट, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। ये पूछता है कि सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? तो ये बाबर है। ठीक है, तोपखाना का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बाबर। आपको याद है, रखना है ये। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति प्रारंभ किया? तो ये किया था बाबर ने। ये सबसे पहले स्टार्ट किया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में यह इस्तेमाल किया था तुगलमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग किया था। ठीक है। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। देख लीजिए, निशाना लगाने वाला था उस्ताद अली और मुस्तफा। आपको प्रश्न यहाँ से बनेंगे, उस्ताद अली और मुस्तफा किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। किसके दरबार में रहते थे? तो बाबर के दरबार में रहते थे। ये उसके निशानेबाज थे। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यही दोनों निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा। और बाबर द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध है जो नीचे बताया गया है, आपको याद रखना है। पानीपत का 15 जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हो गया था। ठीक है, बाबर विजयी हो गया था। उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर फिर विजय हुआ। यानी जो भी युद्ध हुआ उसमें बाबर विजय हुआ, आपको याद रखना है। यानी बाबर से संबंधित जो भी युद्ध आपसे पूछ लिया जाए, वो पानीपत का युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो, चंदेरी का युद्ध हो, घाघरा का युद्ध हो, उस सब में विजय हुआ है बाबर। ठीक है, आपको याद रखना है। चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ था, 29 जनवरी को, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, 6 में 1529 को, अफगानियों एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ। यानी बाबर जो भी युद्ध किया उसमें ये विजय हुआ। और ये प्रश्न पूछेगा कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दिया गया था? तो बाबर को। आगे आपका खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और ये भी पूछता है कि गाजी की उपाधि धारण किसने किया था? तो बाबर ने। किस युद्ध के समय? खानवा युद्ध के विजय के समय। मतलब खानवा का युद्ध जब वो जीत गया उसके बाद वो गाजी का उपाधि धारण किया। ठीक है, 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब देख लीजिए, राणा सांगा मर गया किसके कारण? जहर के कारण। 1528 में राणा सांगा मर गया जहर के कारण। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब आगे है, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कहाँ हो गई? आगरा में। देख लीजिए, 1530 में हो गया। आपको याद रखना है, पहले तो इसको वहीं पे दफनाया गया था, फिर बाद में काबुल ले गया। ठीक है, आगे आगे देख लीजिएगा। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में, देख लीजिए, आगरा के आराम बाग में इसको दफना दिया गया। बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। यानी ये जगह चुना हुआ था कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहाँ दफनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको आराम बाग में दफनाया गया जो आगरा में है। उसके बाद उसको लेके गया काबुल में। ठीक है, यानी उसके अस्तित्व को फिर काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में। ठीक है, और उसके बाद उसको अस्तित्व को लेके गया काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, पूछता है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना, देख लीजिए, फारसी भाषा में रहीम खान खाना उसको अनुवाद कर दिया। फारसी भाषा में उसको अनुवाद कर दिया। यानी बाबर की पुस्तक बाबरनामा का अनुवाद किया फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, बाबर को मुवैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। देख लीजिए, मुवैयान, यानी मुवैयान एक पद शैली है जो बाबर ने बनाया था। ठीक है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी
सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, यानी ये उसका शिष्य था। अब उबैदुल्ला अहरार का ये शिष्य था, बाबर उसका शिष्य था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। देख लीजिए, ये पूछता है बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप फिर से इसको देख लीजिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है तो आप मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन पे आपको 3 लाइनर एक दिख जाएगा, उसको आप दबाइएगा तो वहाँ पे आपको 480 या 420 पिक्सल आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको वीडियो क्वालिटी बेहतर मिलेगी। वहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं। ये बाबर के संबंधित कुछ जानकारी थे। आगे हम चलते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं एग्जाम में 100 में 100 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पढ़ना है हुमायूं के बारे में। इसका कार्यकाल है 1530 से 1556। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन बैठा, यानी इसका जो राज तिलक हुआ था आगरा में हुआ था। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसी का सूबेदार था। ये पूछता है बदखसा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ झूम होने का क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको ओरिजिनल बुक से दिखाने का और बताने का। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं ओरिजिनल बुक में क्या है। हालांकि यहाँ पे कुछ आगे भी असुविधा आ सकती है, तो चलिए हम ओरिजिनल बुक को एक बार ले लेते हैं, जहाँ से हम आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। जहाँ पे यहाँ पे बताया गया है बदखसा, यानी जब ये राजा बना उससे पहले ये बदखसा का सूबेदार था। ठीक है, चलिए नया बुक हमारे पास ओरिजिनल बुक आ गया है, जहाँ से हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है हुमायूं के बारे में। मिल गया, हुमायूं के बारे में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बदखसा। ठीक है, बदखसा का वो सूबेदार था। ठीक, चलिए अब नीचे देखते हैं। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, यानी पिता जो कहे थे उसके अनुसार वो अपने भाइयों को ना बंटवारा कर दिया और उसको जो हिस्सा हुआ उसके अनुसार उसको दे दिया। ठीक है, इसके कामरान को काबुल, देख लीजिए कामरान को दे दिया ये काबुल। ठीक है, और कंधार, और मिर्जा को दे दिया अस्करी। मिर्जा अस्करी जो उसका भाई था उसको दे दिया सेम्भल। ठीक है, संभल, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा, संभल दे दिया उसको। ठीक है, मैं नया बुक से यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ और जो वहां पे आपको स्क्रीन पे ठीक से नहीं देखेगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की राजगीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं बदखास का प्रदेश दिया, यानी उसका जो चचेरा भाई था सुलेमान उसको बदखसा प्रदेश दे दिया। ठीक है, और इससे पहले वो बदखसा का वो खुद था वहां का सूबेदार। ठीक है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नगर की स्थापना की। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि दीनपना नामक नगर किसने बसाया, तो आपको याद रखना है हुमायूं। दीनपना नगर किसने बसाया? हुमायूं। हुमायूं ने बसाया था दीनपना नगर, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दीनपना नगर पूछता है एग्जाम में। दीनपना नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं ने, आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो ये युद्ध आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके बीच हुआ? शेर खां और हुमायूं के बीच। ठीक है, इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। देख लीजिए, चौसा के युद्ध में शेर खां जीत गया और हुमायूं हार गया। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की, यानी शेर खां अब बन गया शेरशाह। आगे बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध, यानी जो बिलग्राम का युद्ध है उसी को कहते हैं कन्नौज के युद्ध, और ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में। शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। अब ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ युद्ध। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब देख लीजिए, शेर खां अब आगरा का भी राजा हो गया और दिल्ली का भी राजा हो गया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, यानी वो जब हार गया तो वो चला गया अब सिंध में। ठीक है, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कर जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यानी वो घूमता रहा, इधर उधर भटकता रहा सिंध में। ठीक है, 15 वर्षों तक। निर्वासन के समय हुमायूं ने
हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त, देख लीजिए उनका नाम है सिया है वो मीर बाबा दोस्त, ठीक है। जब वो 15 वर्ष तक घूमता रहा सिंध में तो वो उनके एक आध्यात्मिक गुरु थे आध्यात्मिक गुरु हुए फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, उन्हीं का ये पूरा नाम है, की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निगाह कर लिया। यानी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानू बेगम, उससे वो निगाह कर लिया, शादी कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। यानी अकबर के जो माता का नाम है वो हमीदा है, अकबर के जो माता का नाम है हमीदा है, ठीक है। और पिता तो हुमायूं है, आप देख ही लिए। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देख लीजिए, अब एक बार तो ये हार गया, 2 बार ये हार गया शेरशाह से, और उसके बाद ये चला गया सिंध में, और वहां पे जाने के बाद आध्यात्मिक गुरु से की पुत्री से निगाह किया, और निगाह करने के बाद ये सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद फिर से दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया, ठीक है, पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार है, जैसे देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये कुछ युद्ध है जो एग्जाम में आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिए। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। और ये बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, चाहे दरोगा का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, ये प्रश्न आपको मिलाने के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कालक्रम उसका क्या है उसमें आपको सजाना है, ठीक है। आगे आपको 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो गई। और ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राजा का सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो गया, तो वो था आपका हुमायूं। वो दीन पनाह भवन में ना एक पुस्तकालय था, उसी के सीढ़ी से गिर गया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, और ये उसकी पुस्तक है, उसके जीवन के बारे में इसमें लिखा है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने रचना किया, तो गुलबदन बेगम ने। आपको पूछेगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। आगे आपको हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। अब ये भी पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से किस शासक ज्योतिषी में विश्वास रखता था, तो हुमायूं, ठीक है। इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। और ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सप्ताह के 7 दिन के अनुसार अपने कपड़े बदलते थे और जो ज्योतिषी में विश्वास रखते थे, तो वो है आपका हुमायूं। आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा शेरशाह सूरी के बारे में, जो 1540 से 1545 उसका कार्यकाल था, और अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते। किसी प्रकार का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, बेहिचक आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।